गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंग्लिश की क्लास हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में हम टेंस में परिवर्तन क्या करते हैं जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो वो हम पढ़ रहे थे। और उसमें भी हमने एक जो सिंपल टेंस है उसमें परिवर्तन क्या करते हैं उसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं कि अगर कंटिन्यूस टेंस हो तो जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। तो वैसे ही आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। जैसा मैंने कहा था कि पिछली बार की 3 टेबल बनाई जाएगी, तो एक टेबल आपकी हो चुकी है। अब नेक्स्ट टेबल जो है वो बनेगी कंटिन्यूअस टेंस की। तो अब आपको कंटिन्यूअस टेंस की एक टेबल ड्रॉ करनी है। और तो वैसे ही एक टेबल बना लो आप, जिसमें पहले टेंस का ब्लॉक होगा, दूसरा ब्लॉक उसके अंदर होगा एक्टिव का सेम। तो यहां आपने लिखा कंटिन्यूअस टेंस, यहां आपने हेडिंग डाल दी उसके अंदर कंटिन्यूअस टेंस। फिर आपने यहां पर वही पहले की तरह यहां आपने लिखा एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। फिर यहां पर आप जब उसका पैसिव बनाते हैं तो उसमें परिवर्तन क्या करते हैं वो हम देखते हैं। पैसिव वॉइस का परिवर्तन, तो ये 3 ब्लॉक आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूस अपन यहाँ अपन टेंस का नाम लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो वो किस फॉर्मेट में आपके दिया हुआ आएगा, और जब उसको हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें हम क्या परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। अब देखो, आप लोगों को पहले मैंने सारे फॉर्मूले लिखाए हैं आपको, तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने याद किए हैं तो आपके माइंड में वो रिमाइंड हो जाएगा। तो यहां पर देखो, आप सबसे पहले उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर मैंने बताया था आपको कि उसमें सहायक क्रिया के रूप में इज, आर या एम में से किसी एक का यूज करते हैं। उसके बाद में वही आपकी मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में सहायक क्रिया के रूप में आप इज, आर, एम में से किसी एक का यूज करते हो। फिर वही, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें क्या चेंज करते हैं हम। अब देखो यहां पर, जैसे मैंने आपको 6 नियम लिखाए थे आपको एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त, हमें 6 जो रूल्स होते हैं उनका क्रम से पालन करते हैं। तो आप उसमें पहला उसमें नियम था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो यहाँ पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद में बी की रूल नंबर 2 था कि बी की उचित फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको बी की फॉर्म दे रखी है इज, आर, एम। अब यहां पर ध्यान देना, इसके बाद में हम यहां लिखेंगे बीइंग। क्या लिखोगे? बीइंग। उसके बाद में आगे सेम है कि हम मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा पैसिव में 3rd फॉर्म आती है। तो यहां आप कर दोगे मैन वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद में आपको बाई का यूज करना है और उसके बाद में
सबसे लास्ट में जो है आपको जो पहले वाला फर्स्ट नियम है उसका जस्ट अपोजिट आपको लिखना है। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट आया तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका सब्जेक्ट। तो ये एक सूत्र हो गया कि जब आप उसका पैसिव बनाओगे तो उसमें आप क्या परिवर्तन करोगे। कुछ नहीं करना आपको, सेम पहले वाले की तरह है। पहले ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद में बी की उचित फॉर्म के रूप में इज आर एम में से किसी एक का यूज करते हैं। उसके बाद में आपको बीइंग लगाना है इसके आगे। बीइंग लगाने के बाद में वही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का अगर टेंस है तो उसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो नेक्स्ट अपना है, अगर आपका टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूस हो तो क्या करोगे आप। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर अगर एक्टिव का सेंटेंस आपको दिया हुआ है तो उसमें क्या करते हो आप। सबसे पहले तो आपको पास्ट कंटिन्यूस की पहचान, यानी आपको पहचानने में भाई एक्टिव से पैसिव बनाओगे आप तो सबसे पहले कंडीशन यही है कि एक्टिव का सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है ये आपको वो पहचानना पड़ेगा। अगर आप उसकी पहचान कर लेते हो कि ये इस टेंस का वाक्य है तो उसको बाद में आराम से उसके अंदर पैसिव में परिवर्तित कर सकते हो। तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर जैसा कि आपको मैंने सूत्र लिखाए थे, सूत्र उसका हो जाता है, सबसे पहले उसमें आता है क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद में आपको याद होगा कि सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर क्या आएगा, वाज या वर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वाज का यूज करते हैं और अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो वर का यूज करते हैं। उसके बाद में वही सेम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं प्लस लास्ट में वही ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका सूत्र हो गया कि एक्टिव में आपको इस फॉर्मेट में सेंटेंस दिया हुआ आता है तो उसका जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें क्या चेंज करोगे आप। तो वही पहले सबसे पहले जब इसका पैसिव बनाओगे आप तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। उसके बाद में आपको सहायक क्रिया के रूप में वही वाज या वर का यूज करना है प्लस सेम आगे बिल्कुल सेम है, बीइंग का प्रयोग आपको करना है, लगाना है। उसके बाद में वही आपको पता है पैसिव में हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है प्लस बाई प्लस फिर आप सब्जेक्ट लिखते हो। तो यह आपका फॉर्मूला हो गया। अगर पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो उसमें ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब एक लास्ट बचा अपना इसका फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सूत्र आपको याद है, क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा विल या सेल का यूज करते हैं हम। उसके बाद में आपको पता होगा मैंने लिखाया था बी यूज करते हैं, बी की फॉर्म, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में आप लिखते हो ऑब्जेक्ट। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, अब ये आपके लिए अच्छी खबर है कि इसका पैसिव नहीं बनता है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए लिखाया है ताकि आपको इसका सूत्र जो है वो रिवाइज हो जाए कि आपको याद है या नहीं है। तो इसका पैसिव नहीं बनता है, नो पैसिव। तो इन दो का ही पैसिव बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का और पास्ट कंटिन्यूस का ही पैसिव बनता है। तो ये आपकी टेबल पूरी हो गई, जो कंटिन्यूस टेंस है उसकी टेबल पूरी हो गई है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपके। कुछ नहीं, ये सिंपल सा बस वही तरीका है, बस खाली बस इस टेबल को आपको देखना है, समझना है इसको कि जब आप पैसिव बनाएंगे सेंटेंस तो ये टेबल का इसको आपको यूज करना है। टेबल में देखना है
कि कौन सा टेंस अगर इस फॉर्मेट में टेंस है तो जब उसका पैसिव बनाएंगे तो उसको कैसे परिवर्तित करते हैं। तो इस टेबल को हाथों हाथ मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो भी मैं आपको नियम लिखाता हूँ उनको आप तुरंत उतार लिया करो, या वीडियो को पॉज करके उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उसको उतार सकते हो कॉपी के अंदर, ताकि आपको एक क्रम से आपकी स्टडी चलती रहे। क्योंकि बाद में जब पैसिव बनाएंगे तो फिर आप उनको ढूंढते रहोगे कि कौन सी टेबल में कौन सा नियम था कहाँ पर। तो ये इसलिए जहाँ तक हो सके इनको हाथों हाथ आप उतार लिया करो। तो ये आपकी एक टेबल हो गई कंटिन्यूअस टेंस की। अब अपनी एक लास्ट टेबल बची है परफेक्ट टेंस की। तो वही इस टेबल को वापस से हम इसको मिटाते हैं और नया टेबल बनाएंगे। अभी फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा। आपको इसके अंदर 3 ब्लॉक बनाने हैं। पहला ब्लॉक टेंस का होगा, दूसरा होगा एक्टिव वॉइस और तीसरा इसके अंदर आपको वही सेम पैसिव वॉइस लिखना है। तो ऐसा ही एक और टेबल ड्रॉ कर लो आप जिसमें ये तीनों ब्लॉक हों। तो तीनों ब्लॉक वाली टेबल एक ड्रॉ कर लो और यहां पर आपको परफेक्ट टेंस, अब आगे हेडिंग डाल दो टेबल के अंदर परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की कि परफेक्ट टेंस अगर आपके एक्टिव में आता है तो उसमें परिवर्तन आप कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर एक्टिव का सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या आता है, पहले सबसे पहले आता है सब्जेक्ट उसके अंदर, फिर आप सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, हैज या हैव का। हैज हैव का यूज करते हो और उसके बाद आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद में लास्ट में इसमें वही आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो यह सूत्र हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करोगे, वही पहला नियम, आपको नियम के हिसाब से चलना है। पहला नियम क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में आपको बी की फॉर्म यानी यहाँ पर सहायक क्रिया वही आपको हैज या हैव का यूज करना है। अब बस यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हैज हैव के बाद में हम यहाँ जब पैसिव बनाते हैं तो बीन का यूज भी करते हैं। ये आपको याद रखना है कि हैज हैव के बाद में जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें बीन का यूज भी करना है। तो बीन का यूज करने के बाद में वही आपका मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर बाई और लास्ट में सब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। तो ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूत्र लिखा दिया है। अब आगे सेम ऐसे ही अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है एक्टिव में दिया हुआ तो आप क्या करते हो। सबसे पहले तो आपको उसकी पहचान पता होना चाहिए, उसका सूत्र याद होना चाहिए। यानी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, सूत्र आपका हो जाएगा, सूत्र में कोई लीडर चेंज नहीं है, सेम यही है, खाली बस यहाँ पर आपको सहायक क्रिया का चेंज करना है। तो याद होगा आपको कि उसमें पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैड का। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी हम हैड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट अगर आपका बहुवचन है
तो भी हम हेड का ही यूज करते हैं। सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, उसके बाद में हम हमेशा की तरह इसके अंदर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब सेम वही है, अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको लिखना है यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपने लिखा, उसके बाद में बी की फॉर्म के रूप में यहाँ पर हेड का यूज करोगे आप। हेड का यूज कर दिया आपने, उसके बाद में हेड का यूज करने के बाद में सेम इसी पैटर्न पे आपको बीन का यूज करना है। आपने बीन का यूज किया, उसके बाद में वही मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे आप, थर्ड फॉर्म प्लस, उसके बाद में बाई का यूज करोगे आप, और लास्ट में आपको वही सब्जेक्ट लिखना है। तो ज़्यादा टिपिकल सूत्र नहीं है, सेम से ही है, बस थोड़ा बहुत आपको इसमें ध्यान रखना है जब पैसिव का बनाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब हम लास्ट में अपना बचा है एक लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने पढ़ा है, उन सूत्रों को आपने देखा है, तो आपको श्योरली याद होगा कि सबसे पहले उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में आप क्या करते हो, सब्जेक्ट के बाद में आप विल या शैल का यूज करते हो, फिर आप हैव का यूज करते हो, उसके बाद में वही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद में विल या शैल प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब इसका जब आप बनाओगे पैसिव तो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना, आपको सेम पहले की तरह सबसे पहले आपका जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सहायक क्रिया के रूप में वही आपको विल या शैल का यूज करना है। विल या शैल के यूज के बाद में आपको हैव लिखना है, उसके बाद में वही बीन का यूज करोगे आप, उसके बाद में आप पहले की तरह वही मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में बाई प्लस और लास्ट में सब्जेक्ट आता है। तो ये आपकी परफेक्ट टेंस की टेबल भी ड्रॉ हो गई है और अपना एक लास्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसका पैसिव नहीं बनता है, तो हम अपने पास सिर्फ 3 टेंस का ही पैसिव पर सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट ही काम में आएंगे। और इन तीनों की टेबल मैंने आपको लिखवा दी है, तो उस टेबल को उतार लेना और उसमें उसको समझने की कोशिश करना कि कैसे हम इसमें परिवर्तन करते हैं। अब अपने नियम जो हैं मोस्टली पूरे हो चुके हैं, खाली बस एक छोटा सा नियम रह गया जो मैंने पहले आपको बताया था कि हम सामान्यतः बाई का यूज करते हैं। मैंने सामान्यतः इसलिए लिखाया था कि हम कुछ केस के अंदर, कुछ मामलों में हम बाई का यूज नहीं करते हैं, बाई की जगह और किसी जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है उनका यूज भी करते हैं। तो वो मैं बताऊंगा भी आपको कि आपको कब कब बाई का यूज नहीं करना है। तो
इसको उतार लेना इस टेबल को, और टेबल को याद करने की इसको कोशिश करना। और अब मैं आपको थोड़ा वो बताता हूं कि हमें कब कब बाई का यूज, किस किस केस में बाई का यूज नहीं करना है। एक बार टेबल को देख लेना, इसमें कहीं आपको कोई हो सकता है गलती से कई बार इसमें जल्दबाजी में गलती लिख दिया जाता है, तो एक बार आप सूत्र वगैरह आप देख लेना, सूत्र आपको सारे लिखाए हुए हैं। तो ये आपकी 3 टेबल हो गई है। इन टेबल को उतारना आप लोग कॉपी के अंदर, उनको याद करने की कोशिश करना, और आगे टेबल आपके काम आने वाली है। मैंने शुरुआत में आपको फॉर्मूले इसलिए लिखाए थे ताकि अब देखो उन फॉर्मूले देखो सारे आपके इसमें काम आए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको एक्टिव पैसिव सीखना है तो आपको टेंस के फॉर्मूले याद होना जरूरी है। टेंस की पहचान पता होनी चाहिए आपको कि सेंटेंस जो है कौन से टेंस में है, उसको परिवर्तित कैसे करना है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब आप हेडिंग डाल दो कि बाई का यूज कब नहीं करना है, कब नहीं करना है, यानी किस केस में आप बाई का यूज नहीं करते हैं। अधिकांशतः मोस्टली अधिकांश सेंटेंस के अंदर हम बाई का ही यूज करते हैं, बाई एजेंट का ही यूज करते हैं, लेकिन कुछ केस में हम बाई का यूज नहीं करते हैं। तो वो कब कब नहीं करते हैं उसको एक बार देख लो आप। तो इसमें लिखो आप, पहले इसमें लिखो कुछ ऐसी, यहां मैं मैन वर्ब की बात कर रहा हूं, वर्ब्स होती है जिनके साथ हम बाई के स्थान पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हम बाई का यूज नहीं करते हैं बल्कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो वो कौन कौन सी वर्ब होती है वो आप उसको एक बार नोट डाउन कर लो, उसको आप लिख लो। तो उसमें पहला लिखाता हूं आपको कि जैसे सरप्राइज्ड, अगर आपके सेंटेंस में सरप्राइज लिखा हुआ है, शॉक्ड लिखा हुआ है, सरप्राइज लिखा हुआ है, शॉक्ड लिखा हुआ है, डिसअपॉइंटेड लिखा हुआ है, डिसअपॉइंटेड अगर दिया हुआ है आपको, डिसअपॉइंटेड दिया हुआ है, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, इसके अलावा एस्टोनिश्ड या मैं यहां पे लिख रहा हूं अमेज्ड लिखा हुआ है या स्टार्टर्ड लिखा हुआ है, स्टार्टर्ड लिखा हुआ है। अगर आदि वर्ब आपकी दी हुई है तो आपको एट का यूज करना है, यूज करना है। देखो अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ब्स दी हुई है तो फिर आपको बाई का यूज नहीं करना है, वहां पर बाई का यूज नहीं करना है, वहां पर आप किसका यूज करोगे, एट का। तो इनको याद रखना, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, स्टार्टल्ड, अगर ये सब आपके वर्ब इसमें है तो इसमें
एट का यूज आपको करना है। इनका मतलब तो आपको पता ही होगा, चकित होना, आश्चर्य वो शोक होता है, कोई झटका लगना या कोई अचंभे वाली बात होना, निराश होना, आश्चर्यचकित होना, ऐसे ही अमेज असमंजस की स्थिति होना, ये सब इनके मतलब होते हैं। अब ये तो बात हो गई कि आपको ऐट का यूज कब करना है। अब नंबर दो इसमें लिखो आप कि अगर आपके वर्ब के अंदर नॉन का आपको पता है कि नॉन जो है वो किसकी फॉर्म है, वगैरह की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये थर्ड फॉर्म है किसकी, नॉन की। तो नॉन अगर आपके वर्ब आपकी दी हुई है, अगर आपके सेंटेंस में नॉन वर्ब है तो नॉन के साथ में आपको हमेशा TO2 का यूज करना है। ये याद रखना, अगर नॉन आपके वर्ब दी हुई है तो नॉन के साथ में हमेशा आप टू का यूज करोगे, बाय का यूज आपको नहीं करना है। इसके अलावा नंबर 3, अगर आपके सेंटेंस में सेटिस्फाइड या प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड या क्राउडेड या फील्ड या डेकोरेटेड, फील्ड, डेकोरेटेड या डिससेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड या ऑर्नामेंटेड आपके दिया हुआ है, या ऑर्नामेंटेड। अगर ये वर्ब्स आपको दी हुई है सेंटेंस में, अगर आपके ये वर्ब्स है तो इनके साथ में आपको बाय की जगह किसका यूज करना है, विद का यूज करना है, विद का यूज करना है। अगर आपके सेंटेंस में सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, इम्प्रेस्ड, क्राउडेड, फील्ड, डेकोरेटेड, डिससेटिस्फाइड, ऑर्नामेंटेड आदि वर्ब्स दी हुई है तो आपको बाय के स्थान पर किसका यूज करना है, विद का यूज करना है। नंबर 4, अगर आपके सेंटेंस के अंदर इंटरेस्टेड या कंटेंट, अगर आपके सेंटेंस के अंदर इंटरेस्टेड या कंटेंट या एम्बोडीड, BODIED, एम्बोडीड आदि वर्ब आपको दी हुई है तो फिर आपको वहां पर इनका यूज करना है। किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। इंटरेस्टेड, कंटेंट ये तो आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही है। एम्बोडीड होता है प्रस्तुत करना, इसको बोलते हैं हम हिंदी में प्रस्तुत करना। अगर आपको पता नहीं है तो उसको लिख लेना, प्रस्तुत करना। तो अगर आपको इंटरेस्टेड, कंटेंट, एम्बोडीड आदि वर्ब आपको दी हुई है तो आपको वहां पर बाय के स्थान पर इन का यूज करना है, IN का यूज करना है। इसके अलावा अगर आपको 5वां, अगर वाक्य में ट्राइड वर्ड है तो आपको ओप का यूज करना है। ट्राइड के साथ में किसका यूज करोगे आप, ओप का यूज करोगे आप।
और अगर आपको वाक्य में सेंटेंस में आपको बोट आपके वर्ब दी हुई है तो बोट के साथ में आपको फॉर का यूज करना है। ट्राइड के साथ में आपको ऑफ का यूज करना है बाय के स्थान पर, और बोट आपको दी हुई है तो फॉर का यूज करना है। बोट जो है वो बाय की फॉर्म होती है, बाय यानी खरीदना। तो ये आपके वो वर्ब्स हो गई जिनके साथ आपको बाय का यूज नहीं करना है, बल्कि बाय की जगह फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करना है। कौन कौन सी प्रीपोजिशन का इसमें यूज होगा वो मैंने सब आपको लिखा दी है, तो इनको इसका ध्यान रखना विशेषकर, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह के वर्ब्स उसमें लिख देता है, ताकि आप कंफ्यूज जाओ और वहां पर आप बाय का यूज कर दो। तो आपको ये याद रखना है, अगर ये सारी वर्ब्स उसमें आती है तो आपको बाय के स्थान पर जो मैंने लिखाया आपको उन प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि हमें कब कब बाय एजेंट का यूज हमें नहीं करना है। तो ये कुछ बेसिक नियम थे एक्टिव से पैसिव बनाने के। तो हमारे अब मैं सोचता हूं कि अपने नियम जो है मोस्टली पूरे हो चुके हैं, खाली एक मॉडल्स का है। तो मॉडल जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर टेंस इसमें एक्टिव पैसिव में, तब वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा उसका सूत्र होता है, वो मैं लिखा दूंगा आपको। तो ये नियम पूरे हो चुके हैं आपके। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना, कि जब एक्टिव का सेंटेंस है उसको पैसिव में कैसे परिवर्तित करते हैं इन सारे नियम की सहायता से। तो वो हम कल से शुरू करेंगे। कुछ वाक्य मैं आपको बना के बताऊंगा यहाँ पर, और कुछ वाक्य मैं आपको दूंगा भी घर से करने के लिए, ताकि आप भी अपनी प्रैक्टिस जारी रख सको और आप कितना सीख पाए ये भी पता लग जाए। तो जो भी मैंने आपको नियम लिखाए हैं, एक बार उन नियम को दोबारा उनको रिवाइज करना, उनको देखना, उनको समझने की कोशिश करना। और बाकी जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सारे नियमों का यूज, इन जो रूल्स लिखाए हैं उनका यूज किस तरह से करना है वो आपको स्पष्ट आगे इसमें हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नियम सारे पूरे हो गए आपके। तो हम कल से शुरू करेंगे कि हम एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं। और एक और बात कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, और उसके राइट कॉर्नर के अंदर एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वीडियोज़ का वो आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं, और आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।